हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप राव और मेरे यूट्यूब चैनल राव स्टडी ग्रुप पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हमारे थर्ड चैप्टर का अंतिम भाग राजनीतिक आंदोलन, जो कि दो पार्टों में 1857 से 1919 ईस्वी तक और फिर वे 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। और इस चैप्टर से आपके एक बड़ा प्रश्न आएगा जो कि 6 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन आएगा। तो आज हम इसका अंतिम भाग देखते हैं, राजनीतिक आंदोलन। तो राजनीतिक आंदोलन जो 1857 से 1919 ईस्वी तक हुए, वहां पर उदारवादी दलों का बोलबाला था। जो ये उदारवादी दल थे, यह अहिंसात्मक रूप से अंग्रेजों से अपने अधिकार चाहते थे। ये चाहते थे कि अंग्रेज सरकार हमारे प्रति सोचती है, हमें न्याय दिलाएगी, हमारा विकास करेगी। यह उदारवादी दलों की सोच थी, लेकिन ऐसा नहीं था। तो 1857 से 1919 तक का काल हम उदारवादी दलों के बोलबाले का काल कह सकते हैं। और विशेषकर 1885 से लेकर जो 1900 तक का काल है, वह उदारवादी काल या उदारवादी राजनीति का काल या भिक्षावृत्ति का काल हम कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ? इसके अंतर्गत 1858 के बाद यानी कि जो राजनीतिक घटनाएं हुई, उनमें क्या था? तो यहाँ पर अब यहाँ की जनता, भारतीय जनता यह चाहने लगी थी कि जो सरकार चुनी जाए वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाए और वह जनता के प्रति उत्तरदायी हो, वह जनता के प्रति सोचे, जनता का विकास करे। यहाँ पे कुछ सामाजिक कुरीतियां उन्हें हटाएं और यहाँ पर हमारा विकास करें। और इसके चलते 1868 में बंगाल में हिंदू पेट्रियाट नामक एक समाचार पत्र के संपादक कृष्णोदास पाल ने अपने अखबार में उत्तरदायी सरकार की मांग की। अपने इस अखबार हिंदू पेट्रियाट में उत्तरदायी सरकार की मांग के लिए लेख लिखे और इसी ने 1874 में स्वराज या स्वराज्य नामक शीर्षक से लेख लिखे, और जिसमें भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए संवैधानिक सरकार प्रारंभ करने की बात कही। 1874 में इसी कृष्णोदास पाल ने एक स्वराज्य नामक शीर्षक से एक लेख लिखा और उसमें कहा गया कि भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए संवैधानिक सरकार प्रारंभ की जाए। जो सरकार होगी वह भारतीयों द्वारा चुनी जाएगी और वह भारतीयों का ही संवैधानिक विकास करेगी। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर 1875 में बंगाल के लोगों ने, बंगाल के कुछ विद्वानों ने इंडियन लीग या इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की 1875 में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इंडियन लीग या इंडियन एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना तथा राजनीतिक चेतना जागृत करना। और साथ ही साथ यह जो आंदोलन था, यह पहला ऐसा राजनीतिक आंदोलन था जो सार्वजनिक चेतना के साथ प्रारंभ हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है सार्वजनिक चेतना के द्वारा शुरू होने वाला यह या प्रारंभ होने वाला यह पहला राजनीतिक संगठन था। कौन सा? इंडियन लीग या इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना बंगाल के कुछ विद्वानों ने 1875 में की थी। अब देखते हैं इंडियन एसोसिएशन या इंडियन लीग क्या थी। देखो, इसकी स्थापना हमने देखा 1875 में हो चुकी थी और इसके बाद इसके एक साल बाद 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में एक सभा आयोजित की गई और उसमें यह कहा गया कि संगठन समान राजनीतिक विचार रखने वाले लोगों को एक मंच पर लाएगा और सामान्य जनता को संगठित करेगा। इनका कहना था कि यह जो इंडियन एसोसिएशन लीग की स्थापना की गई है या इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई है, इसका उद्देश्य है कि जो राजनीतिक रूप से जो लोग एक विचार रखते हैं उन्हें एक मंच पर एक जगह लाया जाएगा, उन्हें संगठित किया जाएगा और सामान्य जनता को भी संगठित किया जाएगा और राष्ट्रीय भावना जागृत की जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। सीधे शब्दों में कहें तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना किसने की और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखो, यहाँ पे 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एक अंग्रेज अधिकारी
जो कि सेवानिवृत्त हो चुके थे, उन्होंने एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी 28 दिसंबर 1885 को। और इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार के लिए सेफ्टी वॉल का रूप या सेफ्टी वॉल के रूप में कार्य करना। यहाँ सेफ्टी वॉल से तात्पर्य यह है कि इस संगठन के स्थापना से अंग्रेजों को यहाँ की सामान्य जनता के मन की बात, इनके आंतरिक गतिविधियों की जानकारी होती रहती थी, और जो भी राजनीतिक घटनाएं होती वह इस नेशनल कांग्रेस के तहत या इस संगठन के तहत अंग्रेजों के पास पहुंचती रहती थी, और जिससे अंग्रेजी सरकार को शासन करने में सुलभता होती और उन्हें यहाँ की सामान्य जनता का विरोध नहीं सहना पड़ता। तो यह था सेफ्टी वॉल के रूप में इसका प्रयोग कर रहे थे अंग्रेज। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर है इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ। इसका प्रथम अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर, जिस दिन स्थापना हुई उसी दिन इसका अधिवेशन भी हुआ 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? व्योमेश चंद्र बनर्जी की। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया। और ये कहाँ हुआ? ये बंबई में हुआ। और ये होना था पुणे में, लेकिन वहां पर प्लेग नामक बीमारी फैलने के कारण वहां यह नहीं हो पाया। अब देखते हैं इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। इसका प्रथम उद्देश्य था राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयत्न में लगे लोगों को आपस में परिचित कराना। जो राष्ट्र की उन्नति या राष्ट्रीय भावना जागृत कर रहे हैं उन लोगों को आपस में परिचित होने का अवसर देना, और आने वाले वर्षों के कार्यक्रमों पर विचार करना कि यहाँ पर यह संगठन आगे क्या क्या देश के विकास में कार्य करेगा। उन कार्यक्रमों के बारे में विचार करना, उनकी आगे की प्लानिंग तैयार करना। और साथ ही साथ तीसरा उद्देश्य था इंग्लैंड की संसद द्वारा तय किए गए जो सिद्धांत हैं के विरुद्ध किए जाने वाले भारत सरकार के कार्यों का विरोध करना। जो इंग्लैंड संसद हमारे भारत सरकार पर जो प्रशासन द्वारा जो भू राजस्व कर या लगान या हम पर जो भी आर्थिक शोषण कर रही थी, जो अपने वो नियम लगा रही थी, उनका जिन्हें भारत सरकार या ब्रिटिश सरकार यहाँ पे क्रियान्वित कर रही थी, उनका विरोध करना इस नेशनल कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य था। और फिर इसका अंतिम यह लक्ष्य था कि अप्रत्यक्ष रूप से यह संगठन आगे भारतीय संसद का रूप ग्रहण कर लेगा और सत्ता अपने हाथों में संभाल लेगा। तो ये इसके 4 उद्देश्य थे। और कांग्रेस को 2 चरणों में बांट दिया गया, क्योंकि कांग्रेस का काल 2 चरणों में बांट दिया गया, क्योंकि पहला था 1885 से 1900 ईस्वी तक और दूसरा था 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक। जो प्रथम चरण था उसे उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना, उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग किस काल को कहा जाता है? तो 1885 से 1890 के काल को। देखो ये यहाँ पे कुछ की वर्ड होते हैं, जो की पॉइंट होते हैं, हम शॉर्ट क्वेश्चन हो या बड़े क्वेश्चन हो, अगर उनमें हम इन्हें इंक्लूड करते हैं तो हमारा क्वेश्चन प्रभावी होगा, हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और ऐसे ही लिख देंगे उस पूरे क्वेश्चन के कोई मुख्य की पॉइंट नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर हमें नंबर नहीं देगा। तो ये की पॉइंट्स अगर हम शॉर्ट रूप में याद रखेंगे तो हम वहां पे इसका वर्णनात्मक रूप लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे। और द्वितीय चरण को अतिवादियों या गर्मपंथी राजनीति का युग कहा जाता है। तो यहाँ उदारवादी से ये है, हमने बात की थी पहले कि उदारवादी ये सोचते थे अंग्रेज हमारे बारे में सोचते हैं, हमारा विकास करेंगे और ये हमारे साथ न्याय करेंगे। और जो अतिवादी थे ये सोचते हैं कि अंग्रेजों से छुटकारा पाने का केवल और केवल एक ही साधन है, हमें उनके खिलाफ उग्र होना पड़ेगा, हमें शस्त्र क्रांति करनी होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रथम चरण में क्या क्या हुआ। तो यहाँ पे प्रथम चरण में जो उदारवादी नेता हैं उनमें प्रमुख है दादा भाई नौरोजी। इन्हें भारत का ग्रांड ओल्ड मैन भी कहा जाता है
आगे है फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये वही व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं जिन्होंने कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और यहाँ की इन्होंने अपनी राजनीतिक व्याख्या, इन उदारवादी नेताओं ने अपनी राजनीतिक व्याख्या उदारवाद और संयम पर की, लिबरलिज्म एवं मॉडरेशन पर की। और आगे देखते हैं, इस काल में कांग्रेस के जो भी प्रतिनिधि इससे जुड़े थे, यानी कांग्रेस के जो भी सदस्य थे, यहाँ के प्रतिनिधि थे, वह बड़े बड़े नगरों से थे और इनका जनसाधारण से कोई संपर्क नहीं था। इन प्रतिनिधियों का साधारण जन या ग्रामीण क्षेत्र से कोई संपर्क नहीं था, कि यहाँ की ग्रामीण व्यथा से अवगत नहीं थे। ये केवल बड़े नगरों से और अपने ऐशो आराम से ही संबंध रखते थे, और इनका यह मानना था कि अंग्रेज न्यायिक लोग हैं, वे भारत के साथ न्याय करेंगे, परंतु ऐसा नहीं था। यह केवल इनकी सोच ही थी। आगे देखते हैं, इस काल में कांग्रेस ने देश की स्वतंत्रता की मांग नहीं की। इन उदारवादी नेताओं ने कांग्रेस की स्वतंत्रता के बारे में कोई बात नहीं की अंग्रेजों से। केवल ये यही चाहते थे कि भारतीयों को कुछ रियायतें या छूट दे दी जाएं, जिससे ये अपना जीवन बसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, इन उदारवादियों ने स्वतंत्रता की बात नहीं की, केवल और केवल कुछ छूट या रियायतों की बात की थी, और जिससे जो अन्य लोग थे वह इस बात से असंतुष्ट हुए, और इसके कारण यह स्वाभाविक हो गया कि अब कांग्रेस का विघटन होना ही है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा चरण, इसमें है गर्मपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रारंभ होना। तो उदारवादी नेताओं की जो कार्य थे उनसे कांग्रेस में फूट पड़ गई, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर इन उदारवादी नेताओं ने तिलक जी का विरोध किया, जिसमें तिलक जी ने कहा कि स्वराज्य के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता, न ही कोई प्रगति हो सकती है देश की, न ही कोई उपयोगी शिक्षा दी जा सकती है, और न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता है। कि हम किसी भी देश के खिलाफ अगर आवाज नहीं उठाएंगे, हम उसके गुलाम रहेंगे, तो हमारे यहाँ पे कोई सामाजिक विकास नहीं होगा, हमारे लोग शिक्षित नहीं हो पाएंगे, और हमारी राष्ट्रीयता या हमारा राष्ट्रीय जीवन या हमारा स्वतंत्र जीवन पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो यह भी बात तिलक जी की काफी हद तक सही है कि स्वराज्य के बिना, कि खुद की स्वतंत्रता के बिना किसी का भी विकास असंभव है। और इन उग्रपंथी या गर्मपंथी नेताओं में प्रमुख नेता थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष व लाला लाजपत राय। इन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता है, किन्हें, लाला लाजपत राय को। और आगे देखते हैं, और इन उग्रपंथी नेताओं का मुख्य उद्देश्य था विदेशी माल का बहिष्कार किया जाए व स्वदेशी माल को अंगीकारिया अपनाए जाए, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाए और उनका उपयोग न किया जाए, जिससे अंग्रेजी सरकार का हम विरोध कर पाएंगे। और सरकारी नियंत्रित जो शिक्षा संस्थाएं हैं उनको छोड़कर एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना बनाई जानी चाहिए। और फिर स्टार्ट हुआ स्वशासन आंदोलन, जो 1915 में एनी बिसेंट द्वारा लाया गया, और यह आयरिश आंदोलन आयरलैंड के होम रूल लीग से प्रभावित था। और फिर 1915 में एनी बिसेंट ने होम रूल लीग स्थापित करने की घोषणा कर दी थी। तो घोषणा तो एनी बिसेंट ने की थी, लेकिन 1916 में तिलक ने बेलगांव कर्नाटक से होम रूल लीग की शुरुआत कर दी थी। तो घोषणा तो एनी बिसेंट ने की थी पहले, लेकिन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी पहले? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी बंगाल से, और एनी बिसेंट ने मद्रास से की थी। और आगे देखते हैं, और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य था अंग्रेजी साम्राज्य के भीतर जो स्वायत्ता की मांग है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। अंग्रेजी साम्राज्य के शासन करते करते ही हम हमारी स्वायत्ता की मांग लोगों तक पहुंचाएं, जिससे राष्ट्रीय भावना का विकास होगा। अब देखते हैं राजनीतिक आंदोलन का दूसरा भाग, जो कि 1919 से 1947 तक चला, और यह उग्र भी था और सत्याग्रह पर भी आधारित था। तो यह क्यों हुए? तो पहले था रोलेट एक्ट, जो कि 1917 में आया, और इसे पारित कब कर दिया गया? 17 मार्च 1919। तो हम देखते हैं 1917 ईस्वी में सिडनी रोलेट नामक एक अंग्रेज अधिकारी की
अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई गई और फिर 1917 में 17 मार्च 1919 ईस्वी में विधानमंडल ने इस रोलेट कानून को पारित कर दिया। 1917 ईस्वी में सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक रोलेट समिति की स्थापना की गई और इसके जो भी सुझाव थे उन्हें 17 मार्च 1919 को विधानमंडल ने पारित कर दिया। और इसमें क्या थे, इसके नियम क्या थे? तो इसके नियम ये थे, इसमें व्याख्या की गई थी कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर, अगर उस पर आरोप साबित हो या ना हो, अगर अंग्रेजी सरकार को संदेह भी है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे कोई भी अपील, न कोई दलील और न ही कोई वकील का अधिकार था कि वह यह भी नहीं पूछ सकता था कि उसे किस अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है। तो वैसे देखें तो रोलेट एक्ट एक अंधा कानून भी था, क्योंकि यह पूर्णतः भ्रष्टाचार में लिप्त था, क्योंकि इसके तहत अंग्रेज सरकार केवल और केवल अपने स्वार्थ सिद्ध कर रही थी और इसी के कारण इसे काला कानून कहा गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रवाद की भावना का दमन करना। जो भी अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हो रही है उसका दमन करना, प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाना, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो भी आवाज उठा रहा है उसे दमन कर पूर्णतः नष्ट कर देना, यह रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि जो भी आंदोलन करते या जो भी व्यक्ति अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाता उसे ये गिरफ्तार कर लेते और फिर उसे कोई भी सजा ये दे सकते थे, क्योंकि वह व्यक्ति न तो कोई अपील कर सकता था, न कोई दलील कर सकता था, न ही कोई अपने साथ वकील कर सकता था। तो साफ साफ यहाँ पे यह जाहिर होता है कि यहाँ पर अंग्रेजों ने अपनी दमनकारी नीति की चरम सीमा पार कर दी थी। नेक्स्ट देखते हैं। और इसी रोलेट एक्ट के विरोध के चलते अमृतसर के एक जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 के यहाँ के लोगों ने सभा की, क्योंकि यहाँ के पंजाब के 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों ने। तो उसके खिलाफ ये क्या कर रहे थे, ये सभा कर रहे थे। तो यहाँ पे जनरल डायर ने इस सभा को या इस बाग को चारों तरफ से घेर लिया और उन पे अंधाधुंध फायरिंग कर दी जब तक कि बंदूकों से गोलियां खत्म नहीं हो गई थी, अर्थात कारतूस खत्म नहीं हो गए थे, तब तक गोलियां चलती रही और यह भीषण हत्याकांड होता रहा। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसे अंजाम किसने दिया? जनरल डायर ने। और सरकारी रिपोर्ट में यह कहा गया कि केवल 379 ही लोग मारे गए, लेकिन कांग्रेस समिति जो कि मदन मोहन मालवीय के निर्देशन में बनाई गई थी उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1000 या 1000 से अधिक लोग भी मारे गए हैं। तो ये सरकारी रिपोर्ट और ये थी कांग्रेस की रिपोर्ट, इसमें काफ़ी अंतर आप देख सकते हैं। और आगे हुआ खिलाफत आंदोलन। क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन। यह खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के खलीफा के सम्मान में यह आंदोलन चलाया गया। और इसका नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किया हमारे महात्मा गांधी ने किया। लेकिन इसका विरोध किसने किया? इसका विरोध जिन्ना ने किया। जिन्ना ने कहा कि आप यहाँ पर राष्ट्रीय भावना में धार्मिक भावनाएं अगर शामिल नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। यह जो आंदोलन धर्मनिरपेक्ष चल रहे हैं इन्हें धर्मनिरपेक्ष ही चलने दीजिए, इन्हें धार्मिक मुद्दों से ना जोड़ें। इसके तहत चलते जिन्ना ने इस आंदोलन में महात्मा गांधी का विरोध किया। तब देखते हैं भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के खलीफा के सम्मान में यह खिलाफत आंदोलन चलाया गया और पूरे भारत देश में 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को खिलाफत दिवस मनाया गया। और इसी के विरोध में हमारे महात्मा गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी। और फिर 10 अगस्त 1920 को सेबर की संधि या सेबर ट्रीटी के बाद तुर्की का विभाजन हो गया और तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया और खलीफा का पद समाप्त कर दिया। तो 10 अगस्त 1920 को सेबर की संधि के बाद तुर्की का विभाजन हो गया और तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया और खलीफा का पद समाप्त कर दिया। और इसी के साथ असहयोग आंदोलन
सॉरी खिलाफत आंदोलन भी खत्म हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, असहयोग आंदोलन आया। क्या आया, असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में आया। और यह आया कैसे उसकी देखते हैं। 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में अंग्रेजी सरकार का असहयोग करने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया, असहयोग प्रस्ताव, जिसमें कहा गया कि हम अंग्रेजी सरकार के खिलाफ असहयोग की भावना का या असहयोग की भावना पूरे देश में फैलाएंगे, और जो भी अंग्रेजी जिस संस्थाओं या कार्यों से अंग्रेजों को लाभ होता है उन्हें हम नहीं करेंगे। तो यह प्रस्ताव 1920 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हुआ। और यहाँ पे मुख्य कार्य क्या किए गए, सरकारी उपाधियों को छोड़ना, विधानसभाओं, न्यायालयों और सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं व विदेशी माल का त्याग करना था। जो भी बड़े व्यक्ति थे उन्हें अपनी उपाधियां छोड़नी थी, विधानसभाओं के लोगों को विधानसभा त्यागनी थी, और वकीलों को न्यायालय व शिक्षकों को या छात्रों को जो सरकार ब्रिटिश सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाएं चलाई जा रही थी उन्हें त्यागना था, और विदेशी माल का बहिष्कार करना था। तो देखो ये आंदोलन उच्च स्तर पर चल ही रहा था, लेकिन और यह आंदोलन सफल भी होता, लेकिन 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चौरा नामक स्थान पर अंग्रेज सैनिकों ने यहाँ की जनता पर लाठीचार्ज किया, और जिसके तहत चलते जनता ने 22 सैनिकों को पुलिस थाने के अंदर जला दिया। और इसी के साथ यह असहयोग आंदोलन अपने हिंसात्मक रूप में तब्दील हो गया, जिसके चलते 12 फरवरी 1922 को जब गांधी जी बारदोली में थे वहां इस आंदोलन को वापस ले लिया। जब गांधी जी बारदोली में थे वहां 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को वापस ले लिया। और इसके पक्ष में जब गांधी जी ने यह असहयोग आंदोलन वापस लिया तो इसके विरोध में सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यह घटना, गांधी जी का असहयोग आंदोलन वापस लेना, यह घटना कोई अन्याय से कम नहीं है। और इसी के विरोध में आगे चलते हुए मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, एवं चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की। और इनका मुख्य उद्देश्य था कि विधान परिषदों में भाग लेकर हम सरकार के साथ होकर ही सरकार के कार्यों में रुकावट डाल सकेंगे और सरकार का विरोध कर सकेंगे। तो यह थी स्वराज पार्टी और असहयोग आंदोलन। अब आगे देखते हैं साइमन कमीशन। क्या है साइमन कमीशन, क्यों आया? यह भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं, की समीक्षा करने के लिए 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में यह कमीशन भारत आया। और इसमें 7 सदस्य थे और जिनमें से एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो इसके तहत इसका विरोध किया गया, क्योंकि इस कमीशन में या इस संगठन में या इस जो ये डेलीगेशन आया था उसमें एक भी भारतीय नहीं था, और जिसके चलते इसका विरोध किया गया। तो फिर 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन बंबई पहुंचा, जहां पर इसका जबरदस्त विरोध किया गया। और फिर यह जब लाहौर पहुंचा तो यहाँ पर इसका विरोध लाला लाजपत राय ने किया, और यहाँ अंग्रेजों ने इनके खिलाफ लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए और 1 महीने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। 1 महीने के बाद इनकी मृत्यु हो गई, और इनकी मृत्यु का बदला किसने लिया? भगत सिंह आजाद ने सैंडर्स की हत्या करके इसका बदला लिया गया, और उसके तहत उन पर लाहौर केस चलाया गया, और इसी के तहत उन्हें फांसी दे दी गई। लाहौर षड्यंत्र का केस भगत सिंह पर चलाया गया और फिर उन्हें फांसी दे दी गई। और जो ये साइमन कमीशन थी इसकी रिपोर्ट 1930 में आई, और इसमें यह बात कही गई थी कि औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना भारत को नहीं करने देंगे। यानी कि औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना की बात इस कमीशन में नहीं कही गई थी। डोमिनियन स्टेट भारत को नहीं दिया जाएगा या डोमिनियन स्टेट का दर्जा भारत को नहीं दिया जाएगा, यह बात इस रिपोर्ट में की गई थी। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ? ये सारी घटनाएं हो ही रही थी कि आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा हमारे महात्मा गांधी जी ने कर दी। और यह कब शुरू हुआ? 1930 में 30 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में
कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। 30 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। और फिर क्या था, फिर क्या हुआ? गांधी जी ने 78 सदस्यों के साथ साबरमती आश्रम से गुजरात के डांडी या समुद्र तट तक 358 किलोमीटर की यात्रा तय की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर वहां पर नमक कानून या नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। और इसी नमक कानून 6 अप्रैल 1930 को जब नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा, और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। और इस आंदोलन में जो प्रमुख कार्य किए गए थे वो इस प्रकार हैं: गैर कानूनी रूप से नमक बनाना, महिलाओं द्वारा शराब की दुकानों, अफीम के ठेकों पर धरना देना, व विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना, व विदेशी वस्त्रों को जलाना और चरखा काटना जिससे स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा मिले, और छुआछूत से दूर रहना, ऊंच नीच की भावना को त्यागना। और इस आंदोलन की सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसमें महिलाओं ने बहुत ही बड़े स्तर पर भाग लिया था। और फिर इस आंदोलन को दबाने के लिए, इस आंदोलन को बंद करने के लिए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। ये इरविन जो कि तात्कालीन समय में भारत के गवर्नर जनरल थे, इन्होंने क्या किया? यह वायसराय थे, जो भी कहो। 5 मार्च 1931 को गांधी व इरविन के मध्य समझौता हुआ और यहाँ पे इन्होंने कहा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेट या औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। इसी समझौते के बाद गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए, लेकिन वहां भी उन्हें केवल और केवल निराशा ही हाथ लगी। और 1933 में फिर यहाँ आने के बाद 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः हुआ शुरू, लेकिन 1933 में गांधी जी को इस आंदोलन की असफलता को स्वीकार करना पड़ा और फिर गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और गांधी जी के साथ कौन थे? तत्कालीन भारत के वायसराय थे और इन्होंने कहा कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। और इसी बात के चलते यह भी कहेगा, और गांधी जी ने क्या कहा था कि हमारे कैदियों को छोड़ दिया जाए, जिन पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है उन्हें भी जेल से निकाल दिया जाए। तो कई बातें यहाँ पे हुई गांधी जी और इरविन के मध्य, लेकिन मुख्य बात यह थी कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा भारत को दे दिया जाएगा। और इसी की बात के चलते गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन वहां पर उन्हें कोई सफलता नहीं मिली और यहाँ पर आके उन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, लेकिन यह सविनय अवज्ञा आंदोलन 1933 तक आते आते असफल हो गया और इन्होंने इस असफलता को स्वीकार करते हुए कांग्रेस की सदस्यता को त्याग दिया। और इन्होंने आगे सोचा कि अब हम सामूहिक सत्याग्रह न चलाकर व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे। और 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जारी किया। इसमें प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, फिर थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। और इनका मुख्य कार्य क्या था? इन्हें जगह जगह या गांव गांव जाकर यहाँ की जनता में राष्ट्रीय भावना जागृत करना और अंग्रेजों के खिलाफ करना था। यानी कि राष्ट्रीय भावना जागृत होगी जिससे वहां की जनता अंग्रेजी शासन के विरोध में खड़ी हो जाएगी और अधिक से अधिक गिरफ्तारियां देना इस व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। और अब हुआ भारत छोड़ो सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसने भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया। यह कब से स्टार्ट हुआ? यह 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ। अब देखो 8 अगस्त 1942 में, उससे पहले ये क्यों हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ? यह क्रिप्स मिशन की असफलता, जापान का भारत पर आक्रमण के बाद और 14 जुलाई 1942 के वर्धा कांग्रेस बैठक में कांग्रेस की कार्यकारिणी ने जो निर्णय लिए आदि के कारण 8 अगस्त 1942 में बंबई में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। और इसी मंच से गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। उन्होंने कहा कि या तो हम भारत को आज़ाद कराते हुए जिएंगे या उसे आज़ाद कराते हुए मर जाएंगे।
या तो हम भारत को आज़ाद करा देंगे या आज़ादी की लड़ाई में लड़ते लड़ते मर जाएंगे। तो गांधी जी ने क्या दिया नारा, करो या मरो का। और फिर अगले ही दिन 9 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की शुरुआत हुई, लेकिन अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें नजरबंद कर दिया गया। लेकिन यह एक पहला आंदोलन था जो कि स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। इसमें देशी रियासतों की अहम भूमिका थी, क्योंकि 1938 के हीरापुरा अधिवेशन के बाद या हरिपुरा अधिवेशन के बाद यहाँ पर प्रजामंडलों की स्थापना हुई और भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों में इन प्रजामंडलों ने अत्यधिक योगदान दिया। अब यहाँ पर बंबई में अरुणा आसफ अली ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। बंबई में अरुणा आसफ अली ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व, असहयोग नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। और कई जगह या कई राज्यों में समानांतर सरकारों का गठन किया गया, क्योंकि अंग्रेजी शासन के खिलाफ समानांतर सरकारें बनाई गई जो ग्रामीण या अपने द्वारा या भारतीय लोगों द्वारा बनाई गई और जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ थी। और फिर कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस के जो सोशलिस्ट या समाजवादी नेता थे या समाजवादी पार्टी के अधिकांश नेता थे वे गिरफ्तारी से बच निकले और उन्होंने अपना बचाव किया और वे फिर क्या हो गए, वे भूमिगत हो गए। और धीरे धीरे यह आंदोलन चलता गया और अंततः आते आते इस आंदोलन में लगभग 10,000 से भी अधिक लोग मारे गए। अंग्रेजों द्वारा जो गोलीबारी की गई, जो विपक्ष में कार्रवाई की गई, उसके चलते 10,000 से भी अधिक लोग मारे गए। और इसी आंदोलन ने भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया। और इसके बाद भारतीयों का केवल और केवल एक ही लक्ष्य रह गया था कि उन्हें स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं चाहिए था, उन्हें डोमिनेट स्टेट की भी अब आवश्यकता नहीं थी। वे केवल और केवल अब यह चाहते थे कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, वह अपने अधिकारों या अपना संवैधानिक विकास स्वयं करेंगे। तो देखो हमने यहाँ पढ़ा और उसके बाद धीरे धीरे कई आंदोलन चलते गए और अंततः 1947 में भारत को आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। तो दोस्तों हमारा ये 10th क्लास का 3rd चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है और इससे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो कि बड़ा क्वेश्चन होगा 6 नंबर का। और अगर आपको इससे संबंधित कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।